वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जो आपका 20 फरवरी का पेपर होने वाला है क्लास 12th हिंदी का, वो जैसा आने वाला है उसी फॉर्मेट पर हम आपको सैंपल पेपर प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। इसी तरीके से आपका जो है वो पेपर आने के चांसेस हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देखना, जो भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे इस पूरे पेपर में वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें, क्योंकि आगे जितने भी जो हमारे सैंपल पेपर्स आएंगे, जो उनकी आंसर कीज वगैरह होंगी, वो आपको हम वेबसाइट पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप हमारी वेबसाइट को जरूर जरूर विजिट करें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने सैंपल पेपर की तरफ। तो भाई आज हम अपना सैंपल पेपर 1 करने वाले हैं। और जैसा कि इसमें बता रखा है कि आपके पूरे पेपर में दो खंड होने वाले हैं, खंड आ और खंड बा। कुल 14 प्रश्न होंगे, और खंड आ में आपको 48 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और आपको जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको पढ़ते हुए 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। खंड बा जो होगा आपका, उसमें आपके वर्णात्मक प्रश्न है, यानी कि आपको लिख के उनका आंसर देना है, और आपको इंटरनल चॉइस यानी कि आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। जितने निर्देश हैं आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। समय आपका 3 घंटे का है, आपको बताइए पेपर 80 नंबर का है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो गद्यांश है अपठित वाला, वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, क्योंकि गद्यांश हर लड़का हर लड़की अपने तरीके से सॉल्व करता है। हर किसी का रीडिंग का जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो आपको मैं यहाँ पे गद्यांश दिखा रहा हूं, आप इस पूरे गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। जो भी सैंपल पेपर्स आपको करवाए जाएंगे आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो ये गद्यांश पूरा मैं आपके सामने स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं, और इनके क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा। और आप इनके सॉल्यूशंस मुझे इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपने कैसा लिखा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि वह कौन सी घटना थी जिस दिन मानवता का आलोक प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, आप बता सकते हो कि ये कौन सा इसमें से ज्यादा ऑप्शन सही रहेगा। फिर दूसरा है भारत को विश्व गुरु मानने के क्या कारण है। ठीक है, तो ये भी आप इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। फिर है बुद्ध के अनुसार धर्म और तर्क में क्या संबंध है। ठीक है, उसके बाद इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो ये भी बता देंगे। फिर अगला क्वेश्चन रीड कर देता हूं मैं, तभी हम इस अंधी दौड़ से मुक्त हो पाएंगे। इसमें अंधी दौड़ का क्या आशय है। तो 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ठीक है, जो भी सही ऑप्शन आपको लगता है आप उसमें से सही आंसर बताएंगे। फिर है भगवान बुद्ध ने सोने का भिक्षा पात्र क्यों स्वीकार किया। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, आप इसमें से देख लेना कि क्या गद्यांश के हिसाब से सही आंसर बैठता है। फिर है भगवान बुद्ध के अनुसार सच्चे दानी और परोपकारी की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको इसमें से देख के बताना है। फिर 7वां है ओशो द्वारा बुद्ध को संसार का एकमात्र धर्म वैज्ञानिक मानने का क्या कारण है। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फिर है परोपकार शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। ठीक है, कि आपको बताना है उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है इसके अंदर। फिर 9वां क्वेश्चन है लेखक ने दान और परोपकार के साथ अहंकार की बात क्यों की है। तो दान और परोपकार के साथ अहंकार का कोई संबंध नहीं है, या लेखक के लिखने की इच्छा मात्र से, या दान और परोपकार हमेशा अहंकार को जन्म देते हैं, या व्यक्ति अहंकारी होते ही दानी अथवा परोपकारी हो जाता है। तो ये सब है। फिर 10वां क्वेश्चन है गद्यांश में समदर्शी होने के लक्षण क्या बताए गए हैं। ठीक है, फिर आपको अपठित काव्यांश पूछा जाएगा आपके पेपर में, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, जो अपठित वाली चीज है वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, वो आपको खुद सॉल्व करनी है। जो आपको करवाने वाली चीजें हैं वो मैं आगे करवाऊंगा। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं पूरे पेपर को। आगे बढ़ते हैं, ये सारे इसके क्वेश्चंस हैं, जो जो पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे आपके सामने हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है। फिर इसमें अथवा करके एक और आपको पद्यांश दे रखा है, यहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये पद्यांश को आप पूरा पढ़ सकते हो, और ये पूरा पढ़ लेने के बाद ठीक है आपको नीचे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये पूरा पद्यांश यहाँ पे खत्म हो रहा है और नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, जो अपठित वाला सेक्शन है वो आपको खुद से सॉल्व करना है भाई। ठीक है, इसमें आपको कथन कारण वाले क्वेश्चन भी दिए गए हैं सैंपल पेपर में। अब यहाँ पे आते हैं आपकी किताब से रिलेटेड जो आपने पढ़ा हुआ है।
तो भाई पत्रकारिता को प्रजातंत्र या लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ माना जाता है? चौथा स्तंभ माना जाता है। देखिए आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे सैंपल पेपर्स आपको मिलने वाले हैं और आपको सारे सब्जेक्ट्स के पेपर मिलेंगे, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट आप जरूर करें कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं। भारत में पहला छापाखाना कब लगा था? तो भाई 1556 में लगा था। और ये जो पहला छापाखाना लगा था, मैं आपको बता दूं, ईसाई मिशनरियों द्वारा गोवा में अपने धर्म की पुस्तक छापने के लिए लगाया गया था। पहले छापेखाने का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग माना जाता है। मुद्रित माध्यम की कमजोरी क्या है? तो भाई इसकी कमजोरी ये है कि इसे निरक्षर नहीं पढ़ सकते, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो कैसे पढ़ पाएंगे। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किसमें किया जाता है? समाचार पत्र में। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली पूरी यूज होती है। फिर उसके बाद आपको काव्यांश दिया गया है, ठीक है, और इसमें वसंत आया से ये काव्यांश आया हुआ है, आपको पता चल गया होगा लाइंस पढ़ के। अब सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। और कविताएं पढ़ते रहने से आम बोर आवेंगे, इसमें मतलब आप कह सकते हो कि कौन से वर्ग के ऊपर व्यंग कसा गया है? तो जो बौद्धिक वर्ग है ना, जो ज्यादा लोग पढ़ लिख गए हैं, जो बुद्धिमान हो गए हैं, वो नेचर से हट चुके हैं, पर्यावरण से दूर हो गए हैं, तो वो उस पे व्यंग है। कविता द्वारा वसंत पंचमी के होने का प्रमाण छुट्टी बताया जाना इस बात का समर्थन करता है कि कहीं ना कहीं मनुष्य का प्रकृति से संबंध टूट गया है। पहले मनुष्य को प्राकृतिक बदलाव को देखकर ही पता चल जाता था कि भाई प्रकृति में वसंत का आगमन हो चुका है। ढाक के वन दहरने लगते हैं तथा आम में बोर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है? ये वसंत जब आता है तो ये बदलाव आता है कि जो ढाक के जंगल होते हैं वो दहरने लगते हैं, आम में बोर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी मधुमस्त पीक और आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करेंगे दिखावेंगे। ठीक है, ये क्या बताया जा रहा है इसमें? इसमें ये बताया जा रहा है कि भाई बताया जाता है कि भंवरे और कोयल की अदाओं की प्रस्तुति द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे। सारे लोग देखेंगे कि किस तरीके से भंवरे कोयल, ठीक है, अपने जो भी वो करते हैं वो अपना गीत गाएंगे। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, कि मतलब यहाँ आप एक ऑप्शन और है कि कोयल और मस्त भंवरे वसंत के आगमन पर प्रफुल्लित होकर अपने गीत गाएंगे, तो ये भी इसका आंसर सही है। फिर है दहर दहर दहकेंगे में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? दहर दहर दहकेंगे, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास आप इसमें कह सकते हो कि अलंकार यूज हो रहे हैं। फिर ये जो काव्यांश है ये किस कविता से लिया गया है? ये वसंत आया कविता से लिया गया काव्यांश है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका एक अपठित गद्यांश आ रखा है जो कि मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से है। तो इसके अंदर प्रेम घन की छाया स्मृति से ये गद्यांश आ रखा है आपका। तो इसके अंदर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कौतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता है। ठीक है, इस कथन का औचित्य बताइए। तो इसका आंसर होगा कि लेखक मंडली चौधरी साहब को पुराने विचारों वाला आदमी समझती थी। ठीक है, चौधरी साहब को यह माना जाता था कि वो पुराने विचार वाले हैं। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका क्या मतलब है आपको बताना है। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है चौधरी साहब कैसे व्यक्ति थे? तो चौधरी साहब जो है वो खासे हिंदुस्तानी रईस थे तथा कंधों तक उनके बाल थे। फिर कार्य व्यवहार से रियासत और तबियतदारी की झलक मिलती थी। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि भाई कैसे हम कह सकते हैं कि रियासत और तबियतदारी टपकती थी, क्योंकि उनका व्यवहार और जो भी उनकी बिहेवियर था उसमें ही ये सब कुछ दिखता था। कार्य बचात नाही कहने से चौधरी साहब क्या बताना चाहते हैं? वो विलक्षणता और चुटीलापन जैसे गुण जो है उनके अंदर समाये हुए थे, ये इससे पता चलता है। फिर उसके बाद है गद्यांश के अनुसार एक छोटा सा लड़का पान की तस्करी के लिए चौधरी साहब के पीछे पीछे लगा हुआ है। अनुमान के आधार पर बताइए कि यह लड़का कौन है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि चौधरी साहब का नौकर हो सकता है या बाल मजदूरी के संदर्भ में ये हो सकता है कहा गया हो। ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ से लिया गया है। फिर उसके बाद है चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता के माध्यम से सूरदास संकेतात्मक रूप से किसे चिन्हित कर रहा है? तो भाई दुश्मन तो भैरव ही है, क्योंकि आग लगाने वाला तो वही था। हम 100 लाख बार बनाएंगे, इसमें कौन से जीवन मूल्य आपको देखने को मिल रहे हैं सूरदास के? जुझारूपन, आशावादी, जुझारू है भाई, वो अभी भी ये उम्मीद रख रहा है कि बहुत कुछ हो सकता है।
भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। यानी कि धन संचय को सूरदास ने ऐसा क्यों बताया है? क्योंकि गांव के लोग ये समझते हैं अंधा भिखारी इतने पैसे कहां से लाता है। ओके, ये आ जाएगा। फिर है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से भरभंडा फूल होता है, डोडा सांप होता है, कोइया जल पुष्प होता है, धामिन अनाज होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही से सुमेलित है। तो देखिए, डोडा सांप होता है, कोइया जल पुष्प होता है। तो दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता बन गई है क्योंकि प्रदूषण हो रहा है। विकास तो हो रहा है लेकिन हमारी प्राकृतिक रूप से जो हालत खराब होती जा रही है, प्रकृति हमारी उजड़ती जा रही है। अब आते हैं हमारे खंड ब पे, यानी कि सेक्शन बी, जो आपका वर्णनात्मक प्रश्नों वाला सेक्शन है। तो सबसे पहले तो आपको रचनात्मक लेख के लिए यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं 120 शब्दों में, यानी कि आप कम से कम 1.5 पेज में, 1 पेज में इसका आंसर लिखेंगे। तो 3 टॉपिक हैं। कोरोना के बाद स्कूल में पहला दिन, जब मैंने पहला पौधा लगाया, या फिर बोर्ड परीक्षा से एक रात पहले बिजली का चले जाना। तो आप इसमें से तीनों में से किसी भी एक पर अपना जो है रचनात्मक लेख लिख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि डेली आपको सैंपल पेपर मिलने वाले हैं, तो आप मुझे सॉल्व कर करके भेज सकते हो। मैं बता सकता हूं कि कहां आप दिक्कत आपको आ रही है। जो मैंने इंस्टा आईडी दी है वहां पे आप शेयर कर सकते हो अपने आंसर्स मुझे लिख के। अगर कोई कमी होगी किसी भी चीज में, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आगे है, ठीक है, अब आपको बताना है अभिव्यक्ति माध्यम के क्वेश्चंस हैं, किन्हीं 2 का आंसर देना है इन 3 में से। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि यहाँ पे जो प्रिंट मीडिया है, ठीक है, या फिर रेडियो है, टेलीविजन, इंटरनेट है, इनकी कमियां और इनकी विशेषताएं हमें बतानी है। तो सबसे पहले अगर मैं कमी की बात करूं, प्रिंट की अगर ये दिक्कत है कि अनपढ़ लोग जो है, निरक्षर, वो इसको पढ़ नहीं सकते। तुरंत वाली घटनाएं इसमें आती नहीं है। ठीक है, तुरंत वाली घटनाएं इसके अंदर आती नहीं है। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, बाकी आंसर की आपको हमारी वेबसाइट पे दे दी जाएगी। और एक बारी अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। रेडियो के अंदर यह है कि अगर कोई न्यूज चल गई तो वो वापस बैक नहीं हो सकती। ठीक है, अगर कोई सुनने में अगर कोई दिक्कत है किसी को, तो वो रेडियो में कैसे सुनेगा भाई, दिखता तो नहीं है उसको। क्योंकि रेडियो में लंबे समय तक हम कोई भी चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम बोर हो सकते हैं, उससे उबाऊपन आ जाता है। और इसके अलावा टीवी के अंदर क्या है कि भाई दिक्कत ये है कि मतलब बहुत बारी क्या होता है कि टीवी में कुछ ऐसे विजुअल्स दिखा दिए जाते हैं जो अच्छे नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर रोमांस, हिंसा और कुछ अभद्र भाषा का यूज करना, ये सब चीजें दिखा दी जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत बारी टीवी को गलत समझा जाता है। और इसमें भी एक समय की सीमा होती है भाई, न्यूज वगैरह चली जाती हैं, चली जाती हैं। इंटरनेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इंटरनेट की कोई सीमा नहीं है, तो इसकी कमी यह है कि लोग और काम को छोड़कर इंटरनेट के पीछे लग चुके हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं, जो लोग गरीब हैं, जो अनपढ़ हैं, उनके तो किसी काम का नहीं है इंटरनेट। अश्लीलता फैल रही है बहुत ज्यादा। अब अगर इनके फायदे देखें तो कहीं ना कहीं भाई प्रिंट मीडिया से हम जब पढ़ते हैं तो हमारा बौद्धिक विकास होता है, हमारी चिंतन शक्ति बढ़ती है। रेडियो से हमें नई नई चीजें जानने को मिलती है, सस्ता माध्यम है भाई, कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो भी रेडियो सुन सकता है। टीवी में क्या है, आपको सारी दुनिया भर की घटनाएं लाइव आप घर बैठकर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। इंटरनेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये दृश्य माध्यम भी है, ये श्रव्य माध्यम भी है। और मैं आपको बताऊं कि ये इंटरनेट में आप चैटिंग कर सकते हो। और इसके अलावा जितनी भी खबरें होती हैं बहुत तीव्र गति से आपको पल पल के अपडेट्स मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें कुछ इसमें आ जाएंगी, बाकी आप इसको और अच्छे से बता सकते हो। आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूं, फीचर से क्या अभिप्राय है। फीचर एक बहुत ही सुव्यवस्थित आत्मनिष्ठ लेखन होता है, और इसके कुछ प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत फीचर होता है जिसमें साहित्य, संगीत, चित्रकला, खेल आदि के बारे में आप मतलब कुछ भी लिख सकते हो। समाचार फीचर होता है, किसी घटना के ऊपर लिख सकते हो। त्योहार से संबंधित फीचर हो सकता है कि आप दिवाली वगैरह से ऊपर कुछ अगर लिख रहे हो। फिर इसके अलावा विज्ञान फीचर हो सकता है, वैज्ञानिक किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप कुछ लिख रहे हो। रेडियो फीचर होता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे ही फीचर्स होते हैं जो आप इसमें ये सब लिख सकते हो। तो 2 प्रश्नों का उत्तर हमने यहाँ से देख लिया है। और उसके बाद आगे है विशेष रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। तो विशेष रिपोर्ट क्या होती है कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं में बहुत मतलब बहुत ज्यादा छानबीन वगैरह करके और व्याख्या बहुत ज्यादा अच्छे से करके कोई रिपोर्ट पेश की जाती है, उसी को विशेष रिपोर्ट कहते हैं। एक तो खोजी रिपोर्ट होती है जिसमें बहुत छानबीन करके, मतलब विशेष रिपोर्ट का ही प्रकार है, बहुत छानबीन करके जनता के सामने वो चीज लाई जाती है। इन डेप्थ रिपोर्ट होती है
जिसमें बहुत ज्यादा सूचनाओं को, आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, फिर जनता के सामने लिया जाता है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होती है जिसमें तथ्य जो भी मिलते हैं, जो भी फैक्ट होते हैं, बहुत विस्तार से, बहुत डीपली उसका विश्लेषण करके बताया जाता है। विवरणात्मक रिपोर्ट होती है जिसमें किसी भी समस्या का पूरा डिटेल में, बारीकी से बारीक जो भी चीज होती है, सारी चीजों का वर्णन होता है। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो ये कहता है मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं हमें बतानी है, ठीक है, और क्या क्या बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो मुद्रित माध्यम अगर आप देखो कि भाई इसके अंदर जो शब्द होते हैं वो स्थायी होते हैं, हमें एक बार ही समझ नहीं आया तो हम दोबारा पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, और अगर कोई कठिन शब्द लगता है तो डिक्शनरी में हम उसका मतलब ढूंढ सकते हैं। और इसके अलावा जब भी हम कुछ लिखते हैं मुद्रित माध्यम में, तो एक तो हमें भाषा का ध्यान रखना होता है, व्याकरण का ध्यान रखना होता है, किस शैली में लिख रहे हैं इसका ध्यान रखना होता है, वर्तनी का ध्यान रखना होता है, समय सीमा का ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर देना है। तो एक तो है कार्नेलिया का गीत, ठीक है, कार्नेलिया का गीत जो है इसका प्रतिपाद्य लिखना है, आपको समरी बतानी है। तो कार्नेलिया का गीत क्या है भाई, जयशंकर प्रसाद का बहुत ही फेमस नाटक है चंद्रगुप्त, वहां से लिया गया है। इसमें सिकंदर के जो सेनापति सेल्यूकस थे, उनकी बेटी कार्नेलिया सिंधु के नदी के तट पर खड़े होकर भारत की गौरव गाथा गाती है और बताती है हमारे प्राकृतिक सौंदर्य को, वो अपना देश मानने लगती है। वो कहते हैं यहाँ के लोग बहुत मधुर हैं, लोगों में अपनेपन की भावना है, भूले भटके लोगों को भी यहाँ पे आश्रय मिलता है, दूर दूर के लोग आकर यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के लोग उनकी तकलीफें सुनते हैं, विशाल जो समुद्र की लहरें हैं अरब सागर से उठती हैं जो, वो भी आकर शांत हो जाती हैं भारत पर, यानी कि हर किसी को यहाँ पे एक आश्रय मिलता है। फिर उसके बाद आगे है, आशय स्पष्ट करें। इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो, भ्रष्ट शीत के से शतदल, कन्या गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। तो इसमें क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है सरोज स्मृति, और इसमें आकस्मिक जो मृत्यु हो जाती है उनकी पुत्री सरोज की, तो उसके ऊपर वो बता रहे हैं। वो अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मतलब मैं इतना अभागा हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरा तू ही एक सहारा थी, और आज तुम्हारे निधन के 2 साल बाद तुम्हारी याद से बहुत ज्यादा मैं व्याकुल हो रहा हूँ, और मैंने आज तक ये किसी को नहीं बताया कि मेरे जीवन की कहानी में दुख ही दुख रहा है, और मैं बहुत विपत्तियों का सामना कर रहा हूँ, ठीक है। और यही सब बातें इसके अंदर वो बताते हैं कि जो भी मतलब अभी तक हुआ है मेरी लाइफ में, एक तुम ही थे जो मेरा एक सहारा थे, कुछ इस तरीके से आपने कविता अगर पढ़ी है तो आप इसको बता सकते हो। तो ये 2 प्रश्न हमने मतलब करे हैं इन 3 में से। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे काव्यांश की साप्रसंग व्याख्या करनी है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में या तो आप ये कर सकते हो व्याख्या, या अथवा में ये वाला भरत राम का प्रेम जो है वहां से आ रखा है, तो हम ये वाला कर लेते हैं आज, ठीक है। बाकी आप ऊपर वाले को भी कर सकते हो सॉल्व, अपनी मर्जी है आपकी। तो इसमें क्या है कि मैं जाने निज नाथ स्वभाव, ये कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हो क्या रहा है पहले ये समझिए कि राम जो है वो वन गमन के बाद चले गए हैं, उनके भाई भरत की हालात जो है, मानसिक दशा बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो भगवान श्री राम को बहुत याद करते हैं। तो होता क्या है कि एक सभा आयोजित की जाती है चित्रकूट के अंदर, और जो राम है वो अपने भाई भरत की प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे में भरत से भी कहा जाता है कि आप बताओ उनके बारे में। तो भरत कहते हैं मैं उनके बारे में क्या बताऊं, वो तो अपराधी पर भी गुस्सा नहीं करते, मेरे पे तो उनकी विशेष कृपा है, खेल में भी कभी गुस्सा नहीं करते, बचपन से ही मेरे साथ रहे हैं, कभी मेरे मन को उन्होंने भंग नहीं किया, और खुद हार जाते हैं मुझे जिताते हैं, और वो कहते हैं कि मेरे नैन कभी तृप्त नहीं होते, इनको देखे से भी तृप्त नहीं होते, मैं तो इनको देखता रहना चाहता हूं, इनके चरणों में रहना चाहता हूं। फिर उसके बाद अगला हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर हरगोबिंद वाला क्वेश्चन कर लेंगे, संवदिया वाला आसान क्वेश्चन आया हुआ है। तो हरगोबिंद द्वारा बड़ी बहुरिया का संवाद क्यों नहीं वो सुना पाए, इसका कारण बताना है। तो देखो, जो बड़ी बहुरिया है वो बहुत ही मानसिक पीड़ा से गुजर रही है, यातना से गुजर रही है, हरगोबिंद को इस बात की पता थी, मतलब ठीक है। और जब वो मायके पहुंचता है तो वहां पे सारे लोग खुश थे, वातावरण बहुत अच्छा था, और इतनी आओ भगत हो रही थी भाई संवदिया की, तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो वहां लोगों का मूड खराब करे, और क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनके संवदिया के गांव की ही इज्जत मिट्टी में मिल जाती, कि जब वो बताता कि लक्ष्मी समान जो बड़ी बहुरिया है उनके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है, और
अगर ऐसा पता चला तो गांव की लक्ष्मी हमेशा के लिए गांव छोड़कर चली जाएगी। तो यही दिक्कत थी भाई, वो नहीं सुना पा रहा था अपना संवाद। फिर है, आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य नहीं उखड़ता बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति, आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। देखिए, आधुनिक औद्योगिकीकरण की जो आंधी आती है, जब आप कहीं पर भी कोई भी अगर फैक्ट्री लगाते हो, औद्योगिकरण करते हो, तो होता क्या है, वहां पर रहने वाले लोगों को वहां से हटा दिया जाता है। कुछ लोग बहुत सालों से, सौ सौ सालों से भी वहां पर रह रहे होते हैं, तो उनकी संस्कृति, उनका आवास स्थल हमेशा के लिए वहां से उजाड़ दिया जाता है। और ये लोग जो है कहीं ना कहीं आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बता सकते हो। फिर है, आपको अब ये गद्यांश की साप्रसंग व्याख्या करनी है। तो है क्या भाई, इसमें प्रेमगन की छाया स्मृति से ये आ रखा है, आराम से बता सकते हो। पाठ का नाम रामचंद्र शुक्ल लेखक हैं। इसमें भारतेंदु जी जो है, या मतलब आप कह सकते हो चौधरी प्रेमगन जो हैं, ठीक है, उनके बारे में उनकी विशेषता बता रखी है, किस तरीके से वो दिखते थे, क्या थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, उनका पूरा अपीयरेंस कैसा था ये बताया गया है। तो आप बता सकते हो, इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। फिर उसके बाद है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो इसके अलावा अथवा में ये भी आ रखा है कि बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। तो हम ये दूसरा वाला जो है इसका आंसर दे सकते हैं कि इसके अंदर आप अगर देखोगे बताया जाता है कि भाई बच्चा और माँ जो होती है, दोनों के बीच में बहुत ही गहरा संबंध होता है। बच्चा जन्म लेते ही अपना जो भोजन होता है सबसे पहला उसे जो मिलता है वो माँ का दूध होता है। नवजात शिशु के लिए जो दूध होता है भाई, वो अमृत के समान होता है। तो बच्चा सिर्फ माँ से दूध नहीं पीता, उसके संस्कार भी ग्रहण करता है, जिससे बच्चे का चरित्र का मतलब बच्चे के चरित्र का निर्माण होता है, बच्चे का व्यक्तित्व विकसित होता है। तो यही हमारा पेपर था, जो मैंने आपको पूरा सॉल्व करवा दिया है। बाकी इसके जो अपठित गद्यांश और पद्यांश हैं, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि आपको पता है इसको करने में भाई टाइम लगता है। इतनी लंबी वीडियो बनाऊंगा तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो ये चीजें आप कर सकते हो, जो मेरे लायक है बताने वाली चीज वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट कर देना, ताकि हम आगे भी मोटिवेटेड रहें और आपको और पेपर्स प्रोवाइड कर सकें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।